हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। यहाँ पे 2016 का जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आपके सामने, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है कंसर्न में आपके हिस्ट्री के। तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में समझ रहे होंगे कि सुंगा डायनेस्टी से जो क्वेश्चन बना है वो आगे भी बन सकता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पीछे पूछा है उसको यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस है, इसकी क्या डिटेलिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर सुंगा डायनेस्टी। तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर जो उनके बच्चे थे उनके ऊपर लव स्टोरी है, वो कौन सी बुक है यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्वप्नवश्व दत्ता, दूसरा ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रा, तीसरा जो बुक है वो ये है मेघदूता, और चौथा ऑप्शन है जो रत्नावली। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसको कमेंट सेक्शंस में बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC क्या है, ये न्यूज़ में था तो इसलिए ये 2016 में क्वेश्चंस पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्लेजेस मेड बाय द यूरोपियन कंट्री टू रिहेबिलिटेट रिफ्यूजी फ्रॉम वार इफेक्टेड मिडिल ईस्ट। तो जो रिफ्यूजी लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट की बात करी जा रही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की बातें बोली गई हैं। तीसरा ऑप्शन जो है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्री इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बातें करता है INDC। चौथा जो ऑप्शन है वो है प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड रिगार्डिंग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट सेक्शंस में देना है, और आप अगर इसको लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। क्या द हिंदू एडिटोरियल में जो न्यूज़ है वो आया हुआ है। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ये मेरा चैनल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आसानी से अपडेट मिल जाएगा जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें डालूंगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये देखिए आज का जो आगे का न्यूज़ है वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो ये कहाँ पे होस्ट हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश राज्य इसको होस्ट किया है। तो 2022 का जो गेम है ये उत्तर प्रदेश होस्ट किया है, और किस लोगो और स्टेटमेंट के साथ, तो एक रिच ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल लेगेसी है उत्तर प्रदेश की, जो कि एजुकेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे करी गई है। मास्कोट की बात करी जा रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो इसका मास्कोट क्या है, ये जीतू इसका मास्कोट है। और जीतू क्या है, एक बारहसिंगा है। बारहसिंगा एक ममल होता है जो स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो अगर आपको पता हो, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस बना दिया है, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शंस में उसका आंसर ज़रूर लिखना कि ये किस नेशनल पार्क में ये पाया जाता है बारहसिंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बातें बोली गई हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश के में जो हो रहा है वो कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको देखेगा। आगे जो बात आ रही है खेलो इंडिया गेम से वो ये कि जया एंड विजय मास्कोट ऑफ प्रीवियस खेलो इंडिया गेम्स वेलकम जीतू ऑन स्टेज। तो जया विजया पहले जो पिछला था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वो उसमें था, तो अब ये जीतू जो है, जीतू कौन सा, ये बारहसिंगा है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। जो टॉर्च बियरर शक्ति है, यहाँ पे शक्ति का इस्तेमाल किया गया, ऑफिशियल टॉर्च ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यहाँ पे ये चीज़ें शुरू की गई हैं। तो देखते हैं ये शक्ति है। और रिवर गंगा इंटेंस ऑन शक्ति टू इंस्पायर एवरी एथलीट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स देयर अल्टीमेट गोल एंड पॉइंटिंग फ्यूचर फेसिंग एरो सेलिब्रेट। तो इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बात आ रही है 12 दिन की लॉन्ग KIUG जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2022 वाली। तो ये
वाराणसी में, नोएडा में, गोरखपुर सिटी में यहाँ पे होस्ट करने की बात करी जा रही है। किसके साथ साथ? लखनऊ के साथ साथ और दिल्ली के कुछ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज के साथ साथ। तो इन जगहों पे भी ये चीज़ें होंगी। देखते हैं आगे क्या निकल के इसमें आता है जब ये ऑर्गेनाइज होता है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसकी डिटेलिंग को यहाँ पे डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर साहब यहाँ पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो था उसको लेके क्वीन के साथ यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कशन निकलता है। अभी रिसेंटली ये मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी जो मीटिंग है वो पूरी बाकी है। आगे आपको डिटेलिंग इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे रिसेंटली बिहार का जो हाई कोर्ट है वो तुरंत यहाँ पे स्टे का ऑर्डर लगा दिया गया है। किस चीज़ के लिए? जो कास्ट सेंसस करा रहे थे ये, उस पर कास्ट सर्वे करा रहे थे, वहाँ पे बोला गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप इसको तुरंत रोकें। इसका जो वे आप सर्वे है वो गलत तरीके से हो रहा है। इसको एक सेंसस के रूप में आप लोग देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बोली गई। बात करी जा रही है सेंसस किस में आता है? तो सेंसस डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई चीज़ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप कास्ट सेंसस करवाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह एक प्रॉब्लम की बात है। अगर आप कास्ट सर्वे कराते हैं तो सर्वे और सेंसस में अंतर होता है। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, जो कास्ट बेस्ड सर्वे है वो इस तरीके से नहीं हो रहा है जो इस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए इसको तुरंत हाई कोर्ट बोली है रोकने के लिए। देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, देश के खिलाड़ी, जो देश का आन मान शान हैं, दूसरे ग्लोबल लेवल पे भारत का अभिमान है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। ये सारे खिलाड़ी आज के डेट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस निकल के आया है। और किस पे केस चलाना चाहते हैं? ये चलाना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह पे। तो जो बृजभूषण शरण सिंह है 5-6 टाइम्स के MP रह चुके हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मर्डर के, किडनैपिंग के, रेप के चार्जेस ऐसे बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी में केस फाइनल नहीं हुआ है। यहीं पे बात चल रही है पुलिस के साथ। छोटी सी यहाँ पे स्कफल हुई है, छोटी सी लड़ाइयाँ हुई हैं, धक्के मुक्के हुई हैं। और कहा जा रहा है कि फीमेल जो कांस्टेबल है वहाँ पे नहीं मौजूद थी और मेल कांस्टेबल ने फीमेल प्रोटेस्टर को यहाँ पे पुश किया और स्कफल हुई उन दोनों के बीच में। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। और जो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में पुलिस तो आती नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में जो पुलिस आती है वो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है खिलाड़ियों के साथ। क्योंकि यहाँ पे ये देश का नाम बहुत बड़े स्तर पर ले जाकर रोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इनका साथ देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं। कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पे ये भी बताया कि यहाँ पे पॉक्सो का भी एक्ट लगता है, क्योंकि जो भी छेड़खानी करी गई है वो माइनर के साथ भी करी गई है। तो ऐसा चीज़ें यहाँ पे निकल के आता है। आगे हम देख लेते हैं अनदर एयरलाइंस बाइट द डस्ट। तो ये एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बात करी जा रही है कि 1990 की एयरलाइंस जो कि प्रॉमिस करी गई थी, क्या दरमानिया एयरवेल्स, वो भी क्या धूल खा गई, वो भी चल बसी। वाडियाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी फॉर देयर एयरलाइंस गो फर्स्ट। तो ये गो फर्स्ट भी अब जो एयरलाइंस थी आपकी गो फर्स्ट, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गई है, इंसॉल्वेंसी अपनी दिखा रही है। तो अगर वो इंसॉल्वेंसी में चली जाती है तो बहुत सारे लोगों का जॉब, बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी, इनकम, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और लोग रोड पे भी आ सकते हैं। लोगों को जॉब खोजने के में भी दिक्कत हो जाती है। अभी बात करी जाए तो अपने एयरलाइंस की, तो हर एयरलाइंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी बातें बोली जा रही हैं।
हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर, पायलट, केबिन क्रू, ये सब लोग यहाँ पे एक लंबी अरसे से बैटल लड़ रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की बात करी जाए, जेट एयरवेज की बात करी जाए, तो ये सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आपस में। और लाइफ ऑफ लग्जरी विद जीरो अकाउंटेबिलिटी, तो ये जो ऑनर हैं इनकी लग्जरी वाली लाइफ तो चल रही है लेकिन जीरो अकाउंटेबिलिटी है किसकी? किंगफिशर वाले एयरलाइंस ऑनर की। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे बात बोली जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो पपेट है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब पपेट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे कारण ये है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सीधे अंडर में आते हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं, इसलिए जो बोला जाता है उनको वही कार्य ये कर पाते हैं, अदरवाइज इनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो इंडिया में बहुत सारे स्कोप है, ये भी बोला जा रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है और जो जॉब को भी दिखाता है, लेकिन अगर सही तरीके से इसको मैनेज नहीं करा गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम को, सीरियस प्रॉब्लम्स को ये इमर्ज आउट करेगा। डिस्ट्रेस की स्टोरी को देख लेते हैं कि लास्ट 30 सालों की अगर बात करते हैं तो जो फेल हुआ है किसमें? दरमानिया एयरवे में, NEPC एयरवे, एयर डक्कन एयरवे, सहारा, पैरामाउंट, किंगफिशर, जेट एयरवे, ये सारे के सारे एयरलाइंस ये जो थी ये फेल हुए हैं और बहुत सारे स्मॉलर एविएशन सेक्टर में भी फेल हुए हैं। 2008 की हम बात करें तो फिनेंशियल वर्ल्ड कोलैप्स रिजल्ट हुआ था, जिसके कारण प्रॉब्लम में मेजर एयरलाइंस आई थी। ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। अब आते हैं आगे, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करी जाए तो यहाँ पे फेवर अगर करते हैं हम कहीं ना कहीं एक विशेष एंटरप्रेन्योर की, टाइकून की, तो यहाँ पे किसी न किसी रूप से हम ये देखेंगे कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म देश में चलाया जा रहा है, जिसके कारण विशेष वर्ग को ही फायदा होगा और जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो वैसे ही रह जाएंगे। यहाँ पे एडिटर ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो हमको ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? जो भी सिमिलर रिजल्ट है जेट एयरवे बिफोर इट्स कोलैप्स टू, तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से और DGCA ऑफिशियल से कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इस चीज़ को रिवाइव कर सके और जो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तभी जाके हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे से हम चला सकते हैं, ऐसा चीज़ें बोली गई हैं। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग रनिंग एयरलाइंस है, इसमें भी बहुत हद तक सही करने की चीज़ें ज़रूरत है। क्रू मेंबर, स्टाफ मेंबर, प्रोजेक्शंस, ये सारी चीज़ें एयरलाइंस जो हैं इनमें हमें सही करने की ज़रूरत है। बात आती है कोविड-19 की, तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद यह एयरलाइंस इंडिया का बहुत हद तक नीचे गिर गया था, क्योंकि वर्ल्ड में सारी की सारी टूरिज़्म कोलैप्स हो गई थी। सारी टूरिज़्म कोलैप्स हो गई थी, तो इंटरनेशनल जो भी टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो भी विजिटर्स आते हैं वो किससे आते हैं? एविएशन से आते हैं, वो एरोप्लेन से आते हैं, जिसके कारण पेंडेमिक में ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। इसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आई और एविएशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। यहाँ पे वार्निंग क्या सिग्नल कर रही है? तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट दैट हैव बीन mothballed in several airports in India and number of accident and serious incident over the month have not raised रेड फ्लैग। बहुत सारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट भी होते रहते हैं जो कि क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लीजिंग कंपनी की हो रही है यहाँ पे और रीप्रोसेसिंग भी हो रही है, तो रीप्रोसेस कर रहे हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट को ख़रीद लिए जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो शॉर्टेज ऑफ क्रू होना शुरू हो गया है और बोल्ड स्टेप टू प्रिवेंट एयरलाइन फ्रॉम एक्वायरिंग मोर एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेप एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी जाके हम इसको क्या करेंगे? रिवैम्प करेंगे। और एविएशन पॉलिसी अगर हम बनाते हैं तो उसको हमें रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और रिक्वायर्ड है क्या? इंडियन एविएशन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तभी आप जान पाएंगे कि अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी कब चीज़ें निकली हैं, क्या वैकेंसीज हो रही हैं, किसको रिक्रूट हो रही हैं, सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें, तब जाके ट्रांसपेरेंट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑफिशियल्स, एविएशन मिनिस्टर, वो लोग रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
बात ये भी कही जा रही है एडिटर के द्वारा कि गो फर्स्ट ये कोई पहली फ्लाइट नहीं है जो इस तरीके से अभी इंसॉल्वेंसी के लिए क्लेम कर रही है, लेकिन आगे भी अभी आने वाला कोई समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आगे भी बहुत सारी कंपनी ऐसी कर सकती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो इंडिया को जो है गोल्ड माइन बोला गया है किस क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, और एविएशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से हम इसको चलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम डूबते हुए नजर आएंगे। तो अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर जो है एविएशन सेक्टर, इसको हमें सही से चलाने की ज़रूरत है, इस पर पॉलिसी को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे बूस्ट फॉर साइंस अ वाइडर विंडो टू द यूनिवर्स, तो यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। जो लीगो है, लीगो फॉर शॉर्ट, इसका क्या पूरा नाम है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये चीज़ें कहाँ पे हैं, ये चीज़ें महाराष्ट्र में अभी हैं, तो इस पर क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा। ये लीगो जो है वो लॉन्च करने की जो बातें चल रही हैं यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन इसमें पार्टनरशिप किया है यूएस यूनिवर्सिटी और इंडिया का राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी जो RRCAT है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन हुआ है किस चीज़ के लिए, फ्यूल्ड बाई 320 मिलियन इन्वेस्टमेंट डॉलर। तो 320 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इंडिया में चीज़ें हो गई। बात आती है अल्बर्ट आइंस्टीन की 1916 में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे और फर्स्ट प्रिडिक्ट किए थे फिनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। तो ये इन चीज़ों का कहीं ना कहीं आज के समय में इसको प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एवरीथिंग फ्रॉम द रेडियो वेव टू इंफ्रा रेड एंड विजुअल लाइट टू हाई एनर्जी एक्सरेज एंड गामा रेज। तो ये सारी चीज़ों का एक प्रकार से ये प्रूफिंग मिल रही है जो एल्बर्ट आइंस्टीन पहले सोच करके चले गए थे, अब जा कर के इस चीज़ों का हमको पता चल रहा है। फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री फिजिसिस्ट ऑब्जर्व द ग्रेविटेशनल वेव इमेनेटिंग फ्रॉम टू मर्जिंग ब्लैक होल। तो एक ब्लैक होल, दो ब्लैक होल दोनों मर्ज होते हैं तो उससे भी एनर्जी निकलती है, ये ऐसी बोली जा रही है, ब्लैक होल वाली एनर्जी निकलती है जब वो मर्ज होते हैं। तो 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, दिस नोबेल प्राइज विनिंग ब्रेक थ्रू वाज एकम्प्लिश्ड बाय लीगो। तो ये लीगो जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मोर एक्सपेरिमेंट देन ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लीगो जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है और इसका जो रोल है ये डिटेक्ट करेगा रिपल्स इन स्पेस टाइम थ्रू ए मेथड कॉल इन्फेरोमेट्री। तो इम्पॉर्टेंट है, इन्फेरोमेट्री क्या है इसको याद रखिएगा। यह डिटेक्ट करेगा क्या, रिपल्स इन स्पेस, जो भी स्पेस है वहाँ पे क्या चीज़ें घट रही हैं, क्या हो रही हैं, रिपल्स कहाँ से वेव्स आ रही हैं, वो इन्फेरोमेट्री के तहत उस चीज़ को हम लोग डिटेक्ट कर सकेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। लीगो इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्री एमिनेंट स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और डाटा जो लीगो कलेक्ट करेगा वो फार रीचिंग इम्प्लीमेशन होगा यहाँ पे मेनी एरियाज ऑफ फिजिक्स, ये सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसमें समझ पाएंगे। तो इस चीज़ की बढ़ोतरी होगी। स्टेम जो है लीडर आगे निकल के आएंगे। स्टेम क्या होता है, ये क्वेश्चंस यहाँ से यूपीएससी पूछा है स्टेम के बारे में। तो स्टेम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये ऐसी स्कीम है जो इस सब चीज़ को महिलाओं को लेके बढ़ावा दिया जाता है। किस चीज़ पे, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इन सब चीज़ों में बढ़ावा दिया जाता है। तो ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, इसको लीगो को सेटअप करने की बात यहाँ पे निकली है। देखते हैं आगे इसको कितना कोलैबोरेट करके कितना आगे ले जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 लीगो डिटेक्टर इन द यूएस और विर्गो इन इटली और कमाइका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर कागरा इन जापान। तो लीगो जो है इंडिया में वो पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा इस चीज़ को और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट को और आगे ले जाके हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वेव ये काम कर रहे हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है इस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस दोनों होंगे और हम इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो वेव्स फॉर्म हो रही हैं स्पेस में भी, ये चीज़ें जो चल रही हैं वो कैसे हो रही हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लीगो इंडिया ये जो है एक मेजर माइलस्टोन थी ग्रेविटेशनल वेव साइंस
फॉर यूनिवर्सल प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड ट्रांसेंड बॉर्डर। तो ये एक चीज़ है, कोई भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उसका कोई बॉर्डर नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड ग्लोबली वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस सब चीज़ के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ऐसी बातें एडिटर से बोली जा रही हैं। नेक्स्ट जो निकल के आता है कि क्या सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारी प्रिवेसी को बाधित करता है। तो यहाँ पे बातें क्या निकल के आ रही हैं, बात आ रही है कि ये बहुत हद तक चीज़ों क्राइम को कंट्रोल करने में तो मदद करता है, लेकिन कई बार कंट्रोल नहीं करके अपोजिट डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये यहाँ पे बोली जा रही हैं ऐसी बातें। और ये भी कैग जो है 18-19 में ऑडिट किया तो यहाँ पे ये पाया कि 55 से लेके 68% तक कैमरा जो है दिल्ली के वर्क कर रहे थे, बहुत और ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे। यहाँ पे कैग का जो रिपोर्ट है आपके सामने है। और सीसीटीवी जो फेशियल रिकॉग्निशन आउटवेट प्रिवेसी कंसर्न, तो किसी की भी प्रिवेसी कंसर्न को ब्रीच कर रहा था यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में। और कई जगह तो रॉबरी, थेफ्ट और किडनैपिंग, ये सब फुटेज भी यहाँ पे लाइव पाए जा सकते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिट मिलता है। वहीं पे सारी चीज़ें अगर बात करी जाए, ये डाटा जो कलेक्ट होता है इसका मिसयूज भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। सर्विलेंस इंटीग्रेटेड इनटू लीगल फ्रेमवर्क, तो जो भी यहाँ पे चीज़ रेगुलेट होगा, कलेक्ट होगा, प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ों को हमको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है और डाटा को रखने की ज़रूरत है, तभी जाके हम इस पर सही से कार्य कर पाएंगे। देखिए डिजिटल वर्ल्ड तो बन गया है, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड के पीछे क्या हम डाटा को सही से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हमारा डाटा ब्रीच हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरे का कारण हो सकता है किसी भी फील्ड में। अगर आप हेल्थ के फील्ड में ले लीजिए, इकोनॉमिक फाइनेंशियल के फील्ड में ले लीजिए, आप डेवलपमेंट के फील्ड में ले लीजिए, पॉलिटिक्स के फील्ड में ले लीजिए, आप बजट ही पास कर रहे हैं वो भी लीक हो जाए, तो क्या हमारी प्रिवेसी रही, क्या हमारी सिक्रेसी रही, तो हमारा साइबर सेल क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी रूप से अगर कोई भी सीसीटीवी कैमरा कोई भी लगवाता है तो उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है या फिर उसको लगाने से और क्राइम बढ़ रहा है, इसी पे एक टॉपिक निकल के आई है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट इज़ ईजी विद द वीडियो फुटेज दिस डे, इज कैमरा फुटेज रिलायबल एविडेंस। तो यहाँ पे आज के डेट में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कैमरा के फुटेज को भी अल्टर कर देती हैं और आपको पता नहीं चल पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे ऐसी बातें करी जा रही हैं। तो एविडेंस एक्ट के तहत आप उसमें क्या कर लीजिएगा, जब अगर अल्टर करके डॉक्टर वीडियो चला दिया जाएगा तो वहाँ पे मालूम चीज़ें नहीं चलेंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। डू यू नो दैट लैक ऑफ लॉ इज इनडायरेक्टली प्रमोटिंग मिसयूज़। तो जो भी लॉ की कमियां हैं वो मिसयूज में आ जा रही हैं। हमको लॉ फ्रेम करना है, क्या स्ट्रांगली लॉ फ्रेमवर्क करेंगे तभी उसका मिसयूज नहीं होगा, अदरवाइज मिसयूज बढ़ता ही चला जाएगा। और सीसीटीवी को एविडेंस के रूप में माना जाता था जहाँ पे, तो आज के डेट में वो कहीं ना कहीं शक के निगाहों से देखा जा रहा है, कहीं ये अल्टर वीडियोज़ तो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। और बात करी जा रही है सीसीटीवी सही से कैमरे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ब्लर तो नहीं है, तो कैमरे की क्वालिटी पे भी चीज़ें खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट एसेस सीसीटीवी फोटोज़, तो गवर्नमेंट जो भी डाटा यहाँ पे रख रही है उसको एसेस कर रही है, तो किस चीज़ के लिए एसेस कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उखड़ के आता है, आगे सामने आता है हमारे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे सीसीटीवी इंट्रोड्यूस कर रही है पब्लिक के सामने, तो हमें कहीं ना कहीं वुमेन की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, समाज की सेफ्टी, सब चीज़ को लेके हम आगे आते हैं। लेकिन वहीं पे क्राइम कंट्रोल की बात करी जाए वहाँ पे, तो अगर किसी भी जगह पे क्राइम हो रही है तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड तो करता है, लेकिन क्या हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो जी, अगर आप टेक्नोलॉजी की सहायता से उसे आप मैनिपुलेट करना चाहें तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर्विलेंस के बाद भी हम लोगों को हाथ में कुछ नहीं निकल रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। बात आती है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो रेसलर हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए रेसलर की क्या हालत हो गई है। यहाँ पे देश के जो मान शान बढ़ाने वाले लोग, देश को एक हिमालय की चोटी पे ले जाके खड़ा करने वाले लोग, उनका क्या हाल हो रहा है। तो जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आज के डेट में। ऐसा पिक्चर्स देखने को मिल रहा है कि जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, और ख़ास करके इंडिया जैसी कंट्री जो एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री और सेकुलर है। तो इन सब कंट्रीज़ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों निकल के आ रही हैं, हम लोगों को ये समझना है। तो हम लोग जब तक क्रिमिनलाइजेशन आप पॉलिटिक्स रखेंगे, पॉलिटिक्स में
हम लोग क्रिमिनल को इंडक्ट करेंगे। और ये कौन करता है? ये पीपल ऑफ द कंट्री ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वोट नहीं देंगे तो वो पार्लियामेंट में सिटिंग पावर नहीं रख पाएंगे। तो पार्लियामेंट में सिटिंग पावर रख रहे हैं क्योंकि हम उन्हें जाके वोट देते हैं। हम जैसे भी वोट दें, चाहे डर के वोट दें, चाहे पैसे से वोट दें, चाहे किसी भी रूप के लालच से वोट दें, कास्ट पे वोट दें, अपनी जाति धर्म पे वोट दें, हम जैसे भी उन्हें वोट देते हैं, अगर वो गलत हैं तो वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे और हमारे ही लिए फ्रेम करेंगे। तो वो जाहिर सी बात है, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देख कर गया है वो किस प्रकार से लॉ फ्रेमवर्क करेगा, तो आप समझ सकते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए लॉ फ्रेम करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में अपने ही देश के खिलाड़ी हैं। देखते हैं आगे कितना लंबा लड़ाई लड़ पाते हैं ये लोग। ये लड़ाई कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन होने वाली है जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाशिंगटन डिक्लेरेशन है। तो वाशिंगटन डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। तो सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे है, आपके ताइवान के आसपास। तो यहाँ पे ये हामसॉन्ग 8 जो है सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जो है एक वाइटल कंपोनेंट फॉर न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी है। तो ये हामसॉन्ग जो है 8 इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया के लिए। और ये हमेशा US को कहीं ना कहीं क्या करता रहता है, इंटीमेट धमकी देता रहता है कि कुछ ऐसा करोगे तो आपका जो पैसिफिक ओशन में आइलैंड है उस पे हम बम मार सकते हैं, उस पे हम न्यूक्लियर बम छोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अटेंटिव रहता है कौन? US। तो अटेंटिव रहता है US और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से उसकी फ्रेंडशिप, जापान से फ्रेंडशिप वो बनी रहे, तभी जाके ये चीज़ें डील होंगी, ऐसा बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। अब बात आती है वाशिंगटन डिक्लेरेशन की, तो वो देख लेते हैं। वाशिंगटन डिक्लेरेशंस ये एग्रीमेंट हुई है और ये क्या है कि ये यहाँ पे जो अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन वुड बी डिप्लॉयड इन द कोरियन पेनिनसुला। तो जो कोरिया कंट्री है उस पेनिनसुला में, कोरियन पेनिनसुला में अमेरिकन सबमरीन बैलिस्टिक जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है वो डिप्लॉय करेंगी, वहाँ पे भेजेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से न रहे और वहाँ पे पावर का बैलेंस बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि किम जोंग उन जो हैं वहाँ पे वो पावर को इम्बैलेंस कर दिए हैं। किस चीज़ का निर्माण करके? न्यूक्लियर मिसाइल का निर्माण करके। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे इस वाशिंगटन डिक्लेरेशंस को यहाँ पे दिया गया है। Why is the US not keen on साउथ कोरिया? तो यह भी एक न्यूक्लियर आर्सेनल है। साउथ कोरिया न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सपोर्टेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट पाक चुंग। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट पाक चुंग जो है उसको सपोर्ट किए थे। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं, पहले जो है US जो है ये सपोर्ट करता है, बाद में सपोर्ट अगर करना, इसके ऊपर कोई चीज़ें लंबा भरोसा नहीं कर सकते। ये अपना बेनिफिट देख के आगे बढ़ता है। अगर इसको, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, अगर इसको बेनिफिट हो रहा है तभी ये आप में हाथ डालेगा, अदरवाइज ये विड्रॉ करेगा। जैसे ही बात आपको हम बता दें, अफ़गानिस्तान से ये सडन कैसे निकल गया आपको मालूम होना चाहिए। जब तक लाभ था तब तक था, बाद में ये निकल गया। तो इसकी चीज़ें यही हैं कि ये जो बेनिफिट को पहले प्रेफरेंसेस देता है। सेकेंड यहाँ पे बात करी जा रही है कि न्यूक्लियर जो है पोस्चर रिव्यू 2020 रिफ्लेक्ट ए शिफ्ट इन द US नैरेटिव। तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं US के विचारधाराओं के अंतर्गत कि क्या चीज़ें चल सकती हैं। और रिपोर्ट ये भी कहता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो क्रिएट करा है क्या, डिटरेंस डिलेमा फॉर द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलाई पार्टनर। तो ये डिटरेंस क्रिएट कर रहा है, रिपोर्ट ये भी कह रहा है। तो और डिलेमा में लोग फंस रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये जब भी धमकी देता है तो वहाँ का सिचुएशंस, वहाँ का जियोपॉलिटिक्स गड़बड़ हो जाता है, ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमेशा बना हुआ है कोरियन पेनिनसुला में। और देखते हैं न्यूक्लियर आर्म जो भी कंट्री हैं वो किस हद तक इसको इस तरीके से डील कर सकती हैं। फाइनली बात करी जाए तो US वांट टू कंट्रोल ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म प्रोडक्शन। तो ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म प्रोडक्शंस को US कंट्रोल करता है। जो भी कंट्री बहुत पावरफुल है इकोनॉमिकली और ग्लोबली, तो ये सब चीज़ें वो कंट्रोल करना चाहती हैं कि कहीं देश में पीस बनी रहे,
इसी तरीके से, ताकि कोई भी बैटल, कोई भी वर्ल्ड वार आगे ना हो। अगर ये न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगी हर कंट्री और आपस में ही लड़ाई करेंगी तो किसी कंट्री का सेफ्टी यहाँ पे रहा नहीं, इसलिए ये चीज़ें निकल के आती हैं। यूएस और उसके अलाई प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कमिट किए हैं। देखते हैं कितना हद तक ये चीज़ें सही चलती हैं। क्या रीजनल रिस्पॉन्स है वो हम देखेंगे। तो रीजनल रिस्पॉन्स ये है कि न्यूक्लियर पॉलिसी इन द रीजन एमिंग टू बैलेंस द पावर डायनामिक अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध में ही हम अपनी चीज़ों को लगाएंगे और यूएस कहता है, और यहाँ पे बैलेंस करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यूएस यहाँ पे क्या करेगा, यूएस यहाँ पे पावर को बैलेंस करना चाहता है और किम जोंग यूंग का जो वार्निंग है, जो डिक्लेरेशन है, ये सारी चीज़ें अपनी वैसी की वैसी रह जाएंगी अगर अपना सबमरीन ले आके वहाँ खड़ा करता है। ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। साउथ कोरियन पब्लिक जो है सेप्टिक हो गई है यूएस सपोर्ट के द्वारा कि ये सपोर्ट करेंगे भी कि नहीं अगर हमें ज़रूरत पड़ गई, ऐसी चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो जो फॉरेन रिलेशन रिपोर्ट कही गई है, 71% ऑफ द साउथ कोरियन वांट टू बिल्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन। तो ये भी लोग कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़ने के लिए तत्पर होना चाहते हैं और इन पे यकीन जो है, यकीन ट्रस्ट वाली बात आ चुकी है। यूएस पे ट्रस्ट ये अभी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियर स्वयं बनाने के चक्कर में, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर शिप, सबमरीन ये बनाने के चक्कर में यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो यही वाशिंगटन डिक्लेरेशन था कि वर्ल्ड को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोडक्शन से रोका जाए, यही वाशिंगटन डिक्लेरेशन था। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो क्लोजेज रेसलर केस, यहाँ पे पुलिस प्रॉमिस एंड इम्पार्शियल प्रोब। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रेसलर का जो केस था उसको बंद कराया गया और पुलिस जो है इस पे इम्पार्शियली यहाँ पे जांच करेगी और कमेटी बैठेगी। देखते हैं पॉक्सो का भी जो एक्ट आया है, ये पॉक्सो एक्ट 2012 का है, ये देखते हैं इसके अंतर्गत क्या चीज़ें चलती हैं सही से, क्या चीज़ें नहीं चलती हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो फ्लोरल ट्रिब्यूट पे किए हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह कौए प्रेसिडेंट थे, आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब थी, 5 मई को। तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे उड़ीसा में थी, वहाँ पे ट्रिब्यूट पे की हैं। पीएम्स यहाँ पे थैंकिंग की हैं किसको, फ्रेंच प्रेसिडेंट को। किस चीज़ के लिए, इनविटेशन उनको मिला है आपके भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को। तो इनविटेशन मिला है गेस्ट ऑफ ऑनर एट फ्रांस बेस्टाइल डे सेलिब्रेशंस। तो बेस्टाइल डे सेलिब्रेशंस कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है बेस्टाइल की, आपको याद होनी चाहिए। तो इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ट्वीट किए हैं, आपको पता होना चाहिए। पीएम हेल्स इनेगुलर रन ऑफ वेजल फ्रॉम द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको पता हो। और सीतवे पोर्ट म्यांमार से इसको लिंक करने की बात करी जा रही है जो कि डेवलपमेंट होगा। तो यह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे 10,000 कोचेज जो हैं मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो रायबरेली में है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये रायबरेली में है, याद रहना चाहिए। ये 10,000 कोचेज का निर्माण कर चुका है जो कि अच्छी बात है। तो देश में रेल का अगर निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग की टूरिज्म की संख्या बढ़ रही है, लोग टूर और ट्रेवल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। पेंडेमिक के आसपास 1-2 साल तो वैसे भी पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आ गई थी, ये सेक्टर बिल्कुल धड़ाम से नीचे चला गया था, जिसके कारण अब ये कहीं ना कहीं इमर्ज आउट हुआ है, अब ये ऊपर उठा है। तो ये अच्छी बात है, इस चीज़ में, इस सेक्टर में भी बूम आना चाहिए। ये प्रोजेक्ट दंतक क्या है, तो ये कमेमोरेट करेगा 64th रेजिंग डे। ये ब्रो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट दंतक का जनतक को इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 10th मेगा एडिशन ऑफ इंड्यूरिंग फ्रेंडशिप माउंटेन बाइक चैलेंज एट थिम्पू इन भूटान। तो इन चीज़ों का ये ध्यान रखेगा। भूटान में भी निर्माण बात करी जा रही है BRO की, यहाँ पे आपको बता दूँ तो ये आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये डिफेंस के अंडर में आता है, जो बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्शन करता है, केवल अपने ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों का भी ये कंस्ट्रक्शन करता है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, BRO से क्वेश्चंस UPSC पूछ चुकी है। तो ये सारी चीज़ थी, सोचा मैं आपको बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की, इसलिए
आपको इस न्यूज़ के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उससे आपको मैं अवगत कराया। ये आज की सारी डिटेलिंग है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बने रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।